हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर लेकर यहां पे उपस्थित हुआ हूं। और यह जो अनसॉल्व्ड पेपर है कक्षा 10 गणित का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2018 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर इस अनसॉल्व्ड पेपर में दिए गए, यानी पिछले कई सालों के पेपर का संग्रह यह अनसॉल्व्ड पेपर है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि यह आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यही अनसॉल्व जारी किया गया है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी दिया गया वो एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है, यानी पिछले कई साल के प्रश्न पत्र का यह संकलन है। एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर के आप लगभग 10 से 12 साल तक के पेपर को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही रूप से 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस चैनल पर आज यह टोटल 10 मॉडल पेपर, यानी टोटल 10 प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज 11 नंबर का पेपर यहां पे चालू करने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले 2024 का पूरा पेपर और 2023 का सेट 3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास जो भी अनसॉल्व है सब में यह पेपर मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है कि हमारे पास राजीव प्रकाशन का नहीं है, जो भी अनसॉल्व होगा उसमें आपको यह पेपर मिलेगा। मिलेगा कैसे? सीक्वेंस आपका अलग होगा। जैसे मैं आज सेट 4 करने जा रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट 4 करने वाला हूं। आपके अनसॉल्व में हो सकता है कि यह सेट 5 हो, चाहे सेट 3 हो, चाहे सेट 2 हो। अब आप कैसे मैच करेंगे? तो आपको पेपर कोड ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पेपर कोड 822 DY। आप जब 2023 के पेपर में 822 DY चेक करेंगे तो यह अनसॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा और वहां से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका सेम इसी सीक्वेंस में दिखेगा। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है। अनसॉल्व पेपर गणित का है, आप देख सकते हैं 2023 का पेपर है, सेट 4 है। समय आपका निर्धारित किया गया बोर्ड द्वारा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका है 70 नंबर का। और निर्देश हम लोग सेट 1 में पढ़ चुके हैं। खंड अ, जिसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। पहले ही आपको बता देते हैं कि इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट 4। ठीक है, गणित 2023 822 DY। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1, क्योंकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे। पार्ट 1, इस पार्ट में हम लोग पूरा बहुविकल्पी प्रश्नों को समझने वाले हैं, यानी 1 से 20 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को समझने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में पूरा जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सभी को, वर्णनात्मक प्रश्न सभी को जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज हम 20 तक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ये शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 है, बिंदु P 2, और Q 10, Y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। Y का मान होगा। देखिए y का मान क्या होगा, इस प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। एक एक प्रश्न को आपको कॉन्सेप्ट से समझाने वाला हूं। यहाँ पे P और Q, इसके बीच की दूरी का मतलब कि PQ का मान 10 मात्रक दिया हुआ है और आपको y का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे प्रश्न को हमने लिखा हुआ है P 2, और Q 10, Y, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी PQ का मान 10 मात्रक दिया हुआ है। y बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब कि y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो यह मान दिया गया रहता है, देखिए यह आपका x1 का मान है, यह आपका y1 का मान है, यह x2 है और यह y2 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी PQ बराबर हो जाएगा, सूत्र होता है आपका रूट में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो यह आपको बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है, यानी PQ का मान 10 मात्रक दिया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मान रखेंगे। तो PQ का मान देखिए 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 10 बराबर, यहाँ से देखिए x2 का मान है 10, तो 10 - x1 का मान है 2, 10 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y और y1 का मान है यहाँ पे -3। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे भी है और सूत्र में भी आप देख सकते हैं माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी y + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। यहाँ पे वो लाइन आपको अपने से लिखना है। देखिए
अगर सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को आप समझ लेते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, जो अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं 2 मार्क्स के वह भी हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न अगर आपको अति लघुत्तरी में पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आपको हल करने का पूरा तरीका यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वह लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, हम आगे की लाइन को कर रहे हैं। 10 का स्क्वायर, वर्ग करने का मतलब कि स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं या करके। ठीक है, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और 10 में से 2 गया 8, यानी 8 का स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग मतलब इस पे पावर 2, इस पे जब पूरे पे पावर 2 करेंगे तो रूट हट जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हल कर लेते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, प्लस इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, a + b के होल स्क्वायर में, सर्वसंख्या के फार्मूले से a² + b² + 2ab, इस फार्मूले से आप परिचित होंगे, क्लास 7th 8th से ही इस फार्मूले को आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, a² a के स्थान पे है y, तो y² + b², b का मान है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 a का मान y और b का मान 3, तो 2 3 6y, तो यह हो जाएगा 6y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे 64, ठीक है, 64 और 9 इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। अब 73 का कर देंगे पक्षांतर, यानी 100 - 73, ठीक है, 100 - 73 और प्लस यहाँ पे 100 - 73 बराबर y² + 6y। ठीक है, 100 में से 73 जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 27, 27 का कर देंगे पक्षांतर तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से आपका मिल जाएगा, देखिए y² + 6y, 100 में से 73 जाएगा 27, 27 का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 27 और बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका गुणनखंड कर लेना है, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 का ऐसा खंड जो कि घटाने पर 6 हो और गुणा करने पर 27 हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे y² + 9y - 3y, 9 में से 3 गया 6 और 9 और 3 का गुणा होगा 27 आ जाएगा, -27 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एक साथ कॉमन, इन दोनों का एक साथ कॉमन, तो कॉमन लेते हैं यहाँ से, y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से यह हो जाएगा y + 9। ठीक है, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ से जब -3 कॉमन ले लेंगे तो 3 हट गया, यहाँ पे y बचा, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर प्लस हो जाएगा, और 3 9 27, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, 3 हमने कॉमन लिया मतलब 3 से भाग दे रहे हैं दोनों में। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, y - 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा y + 9। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे ऐसे, तो y - 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 एक मान आ गया, y + 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -9, यानी आपका आंसर आ जाएगा, देखिए आपका आंसर आ जाएगा 3,0, y का मान क्या आ जाएगा 3,0 करें -9, ठीक है ना, 3,-9। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, 3,-9। तो यहाँ पे देखिए -9 कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं -9,3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी 1 2 3 4। देखिए वैसे तो ये आपके सिलेबस से कट गया है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, बस आपको आंसर कैसे निकालना है यह बात हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए 129/125 कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 129/125, जब आप 129 में 125 से भाग देंगे तो वह आएगा 1.032। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो दशमलव के अंदर कितनी संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पे जो 3, यहाँ पे देखिए 3 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। डिवाइड करके आपको खुद चेक करना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे जितना हमने बताया उतना आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, यदि 26,156 का लॉसा 156 है तो मौसा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 156, सेकंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 13 और फोर्थ ऑप्शन है 6। आइए इसको हल करते हैं यहाँ पे और समझते हैं प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मौसा आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न में क्या करना है आपको, मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में आप HCF कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर मौसा आपसे पूछ रहा है तो मौसा बराबर हो जाएगा, मौसा बराबर पहली संख्या, या पहली संख्या या दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या और बटे में लौसा, बटे में लौसा, यह आपका सूत्र होता है। ठीक है ना। जब भी आपसे अगर देखिए लौसा पूछेगा तो लौसा यहाँ रहेगा, तो बटे में मौसा हो जाएगा। अगर मौसा पूछा तो बटे में लौसा हो जाएगा। यह दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या फिक्स रहेंगे। 156 से 156 कट गया, मौसा क्या आ गया? 26। ठीक है, 26। अब 26 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 26 आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 26 बी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसमें अभी हम लोगों को करना, ये चौथा प्रश्न था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या होगी? इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकंड ऑप्शन है 23, थर्ड ऑप्शन है 24, फोर्थ ऑप्शन है 25। ठीक है, देखिए जब भी आपसे बोले कि शेषफल जो भी प्राप्त हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इन संख्याओं में से उसको घटा लेना है। क्या करना है? घटा लेना है। तो चलिए पहले घटा लेते हैं, और उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको उसका निकाल देना है मौसा, यानी महत्तम समापवर्तक, और छोटी से छोटी संख्या पूछता तो आपको निकाल देना होता लौसा। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए इसमें से सबसे पहले क्या करना है, 5 शेषफल कह रहा है तो 5 माइनस कर लेना है। तो 5 माइनस करेंगे 245 में से, तो यह हो जाएगा 240। 1037 में से जब 5 माइनस करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 1032, और इन दोनों का निकाल लेना है HCF। तो चलिए HCF आपको निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे भाग विधि से HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए 1032 में 245 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 245 से आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा? यहाँ पे हम लोग 4 पचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 बार जाएगा। ठीक है ना, तो 4 पचे 20, ठीक, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 16 और 2 18 के 8 एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचा, 10, देखिए 10 3 13, 13 में से 8 गया 5, और यह क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया 52 हो गया। अब भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, डिवीजन मेथड में। अब हम इसमें क्या करेंगे? 52 से भाग देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? यहाँ से 52 से भाग देंगे। अब यहाँ पे भाग देंगे तो फिर 4 बार यह जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से HCF ऐसे ही होता है। नहीं आता है तो सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 5 15। ठीक है ना, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे लेगा 15, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका यहाँ पे यह 1 दे दिया था तो यह आपका हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से अब 52 में 37 से भाग देंगे। 52 में 37 से, तो यहाँ पे भाग देंगे 37 से, तो 37 से कम 37। ठीक है, अब माइनस करेंगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, हम लोगों को इस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो यह मिस्टेक हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1032, देखिए 240 से भाग देना है, हम 245 से दे रहे हैं इसलिए गलत हो गया यह। 1032 भागे 240, अब भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा? यहाँ पे आपका 4 बार ले जाते हैं। 0, 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 हुआ। माइनस करते हैं यहाँ पे 2, यह आपका हो जाएगा 10, 10 3 13, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, 13 में से 6 गया 7, 9 में से 9 गया, यह हो गया 72। अब 72 से भाग देंगे 240 में, तो यह कितनी बार जाएगा आपका? देखिए यह आपका 3 बार। ठीक है ना, 3 बार जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 3 बार। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, 24 आया। अब 24 से 72 में भाग देंगे। ठीक है ना, इधर स्पेस नहीं, इधर लिख देते हैं 72 भागे 24, तो 24 तियाँ 72, यह कट जाएगा। जहाँ पे जिस नंबर से कटा वही HCF हो जाएगा। जिस नंबर से कट गया वही क्या हो गया? HCF। माफी चाहेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, जिस नंबर से लास्ट में वो अविभाजित हो जाएगा वही आपका क्या हो जाता है? HCF, यानी 24 HCF हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका 24 आया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 7/2, थर्ड ऑप्शन है -7/2 और फोर्थ ऑप्शन है -7। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसके आंसर को। देखिए समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है
5वें में, और आपसे क्या कह रहा है कि मूल 2 है। मूल 2 का मतलब यह है, देखिए प्रश्न में बोला हुआ है ना कि एक मूल 2 है, यानी यक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है, एक मूल 2 है यानी वह यक्स का मान है। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको, देखिए मूल यक्स बराबर 2, एक मूल आपको दिया हुआ है। अब यही यक्स का मान इस समीकरण में रखकर और हल कर देना। तो यक्स बराबर 2 इस समीकरण में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 और एक्स स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। एक्स के स्थान पे हम 2 रखेंगे, एक्स का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए ए है तो ए रखेंगे, एक्स का मान 2 है तो ए गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 2a और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 का पक्षांतर कर देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 14 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -14। a बराबर क्या हो जाएगा -14, और यह 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, 2 सत्ते 14, यानी a बराबर -7। यानी आपसे a का मान पूछ रहा तो a बराबर -7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a का मान 7 आया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नहीं, -7 आया है यहाँ पे -7, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका बोला हुआ है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है 6,2, सेकेंड ऑप्शन है 5,3, थर्ड ऑप्शन है 7,1 और फोर्थ ऑप्शन है 1,2। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए उन संख्याओं को हम मान लेंगे, बोला हुआ है ना कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है, तो हम मान लेंगे कि माना वह संख्या x तथा y है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना वह संख्या x तथा y है। माना वह संख्या x तथा y है। प्रश्न में देखिए क्या बोला हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर क्या है 2 है, तो इनका योगफल और अंतर, योगफल पहले, योगफल मतलब जोड़, यानी x प्लस वाई बराबर 8, और इनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2, यह कह रहा है, ठीक है। अब यहां से आपको x और y का मान निकालना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y से y कट गया, x और x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8 और 2 10। x का मान निकालेंगे तो 2 इधर बटे में चला जाएगा, यानी यहां से कट कर देंगे, 2 पचे 10, x का मान आ गया 5। अब यही x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमें y का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 रखेंगे तो इधर भेजेंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, यानी 8 माइनस 5, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी y का मान क्या आ गया 3। यही आंसर हो जाएगा 5,3। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे आया हुआ है 5,3। तो यहाँ पे देखिए 5,3 आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक और असमान, सेकेंड ऑप्शन है वास्तविक नहीं, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक और बराबर, और फोर्थ ऑप्शन है शून्य। देखिए मूल ज्ञात करने के लिए मूल कैसे होंगे, इसके लिए हमें उसका विविधकर ज्ञात करना होता है। तो आइए उसके सूत्र को लिखते हैं और ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण लिखा हुआ है। अब यहाँ से इसकी तुलना हम करेंगे जो मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब इससे जब तुलना करेंगे तो देखिए a के स्थान पे क्या है 4 है, a के स्थान पे क्या है 4 है, b के स्थान पे है -12 और c के स्थान पे है 9, यह दिया हुआ है। विविधकर का जो सूत्र होता है वह होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है -12, ठीक है, b का मान -12 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस यहाँ पे देखिए 4a का मान है 4 और c का मान है 9, ठीक है। तो 144 माइनस 4 चौके 16, 16 नमा 144, यानी 144 में से 144 जाए तो क्या आ जाएगा 0,
यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखिए सूत्र में यह 0 था और यहाँ पे भी 0 आ गया। और जब दोनों आपस में मतलब ये माइनस होने के बाद 0 आ जाए तो उस समय क्या होता है, मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और बराबर, देखिए इसके बराबर आया है तो बराबर होंगे, यानी मूल वास्तविक और बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है मूल वास्तविक और बराबर। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक और बराबर ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 2√3, थर्ड ऑप्शन है 2√2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दो बिंदुओं की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम d से प्रदर्शित कर देते हैं। यह आपका होता है x1, यह होता है y1, यह होता है x2 और यह होता है y2। यहाँ से जैसे प्रश्न नंबर 1 में सूत्र यूज किया गया उसी सूत्र का प्रयोग करना है। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 1, y1 का मान है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 1 में से, यहाँ पे 3 में से 1 गया, माइनस में 2 और माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखिए जब कोई संख्या माइनस में हो और उसका स्क्वायर होता है तो वह प्लस में हो जाती है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ देंगे तो रूट में 8, ठीक है। और रूट में 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे जिसका जोड़ा बन जाता है वह रूट से बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया और यहाँ पे देखिए यह 2 जो है रूट के अंदर बच गया, यानी 2√2। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है 2√2, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे विविधकर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a के स्थान पे देखिए क्या है, यहाँ पे a बराबर 3, b के स्थान पे -2, c के स्थान पे है 1/3। अब विविधकर ज्ञात करना है, तो विविधकर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, b² माइनस 4ac, ठीक है ना। क्या होता है आपका b² माइनस 4ac, यह d बराबर होता है। अब यहाँ से मान रख देंगे, तो b का मान क्या होता है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 3 और c का मान है 1/3। सरल कर लेंगे इसको, तो -2 का जब स्क्वायर होगा तो यह प्लस में हो जाएगा, यानी 4 माइनस, यहाँ पे 3 में से 3 कट गया, बचा क्या, 4 का 1 में मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया, d का मान क्या आ गया 0, यानी विविधकर, d मतलब विविधकर, ठीक है। विविधकर को d से प्रदर्शित करते हैं और इसका आंसर आ गया 0, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आई होप कि 1 से 9 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर, तो AD का मान होगा। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और यह उसके लिए आकृति दी गई है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और यह प्रश्न आपका त्रिभुज वाले चैप्टर से है और यह बिल्कुल आपका थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और देखिए यही प्रश्न अगर आपको वर्णनात्मक प्रश्न में दे देता है तो यही आपके एग्जाम में, यही प्रश्न, सेम प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का हो जाएगा। देखिए अब थेल्स प्रमेय में क्या होगा, जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में होता है बराबर, यानी यहां से क्या बराबर होगा देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपको सभी मान दिए गए हैं, DB का, AE का, EC का सभी मान दिया गया है और आपसे AD का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रश्न में आप देख सकते हैं, आपको दिखाए भी हैं कि AD का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए अनुपात क्या होता है यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से, देखिए AD बटे में, यानी AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर, वैसे ही इधर का भी AE बटे में EC, यानी AE बटे में EC, ठीक है। यह
अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। अब यहाँ से आपको कर देना है मान रख देना, तो एडी का मान निकालना है तो एडी को वैसे ही रखेंगे। डीबी का मान आपको दिया हुआ है 7.2 बराबर एई, एई का मान है 1.8 और ईसी का मान है 5.4। अब यहाँ से क्या करना है आपको, तिरछा गुणा ऐसे और ऐसे क्रॉस गुणा कर लेना है। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 7.2 गुणे 1.8 और यह क्या हो जाएगा 5.4 एडी। तो जो हमें एडी का मान चाहिए तो 5.4 को जब इधर भेजेंगे तो 5.4 आ जाएगा बटे में और यह हो जाएगा आपका एडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 तिहाई 54, ठीक है ना, दोनों पे एक स्थान पे दशमलव है, दशमलव को हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 यानी 2.4। ठीक है, तो यह 2.4 और सभी सेंटीमीटर में है तो यह भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। यही आपका एडी का मान हो गया। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 2.4 आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 9:16, सेकेंड ऑप्शन है 27:16, थर्ड ऑप्शन है 16:81 और फोर्थ ऑप्शन है 4:9। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे देखिए हमने आकृति बना रखी है, यहाँ पे दो अलग अलग त्रिभुज हैं और देखिए आपको सूत्र बताते हैं, वह यह जो है पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब आपके सिलेबस से यह कट गया है, लेकिन फिर भी प्रश्न आया है तो बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में छोड़ने पर कभी कभी पीछे के प्रश्न भी रिपीट कर दे रहे हैं, जो सिलेबस कटा हुआ है वो अभी, तो आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करना है, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलिए देखिए, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है इन दोनों के, ठीक है ना, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, और दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हम अनुपात बताते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बटे में, ठीक है ना, बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, यह दोनों त्रिभुज, कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके वर्ग के बराबर होता है। यानी संगत भुजाएं यहाँ पे पी आर और ए सी हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बटे में ए सी का स्क्वायर। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। ये संगत भुजाएं हैं पी आर और ए सी और इसका स्क्वायर वर्ग, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यहां से हम क्या कर देंगे, पी आर का मान रख लेंगे, पी आर का मान 3 का स्क्वायर, ए सी का मान है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। आपसे अनुपात पूछा हुआ है तो इसी को आप लिख लेंगे 9:16, ठीक है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट है, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे आकृति दिया गया है और फर्स्ट ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न में थीटा का मान आपको दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है थीटा का मान 30 अंश। यह जो दिया हुआ है ना उसकी त्रिज्या है, यानी आपका जो त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या है। देखिए यह कैसे बनता है, एक्चुअल में यह एक वृत्त है, तो वृत्त में ऐसे यह त्रिज्या, यह दोनों क्या है त्रिज्याएं, यानी यह इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों एक समान है, यह दोनों त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ से आपको त्रिज्या यानी आर का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, ठीक है ना, आपसे क्या बोला हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही त्रिज्यखंड है ना, ओ ए बी का क्षेत्रफल। सूत्र होता है आपका थीटा बटे में 360 अंश गुणे में पाई आर स्क्वायर, यह आपका सूत्र होता है, ठीक है ना। थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मान रखिए, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणे 22 बटे में 7 पाई का मान होता है, और आर का मान 4 स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 ऐसे लिख देंगे। 0 से 0 कट गया, 3 से इसको भाग दिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
ठीक है। 36 में जब 3 से भाग दिया 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 4 से इसको कट के तो 4 तिहाई 12, ठीक है। अब कोई नहीं कटने वाला है, जो बचा उसका गुणा कर लीजिए। 22 और 4 का गुणा होगा तो 22 चौके 88 और 7 तिरिके 21 बटे में 21। यहाँ से देखिए 21 चौके 84 दशमलव दशमलव लगा लेंगे। 88 में से 84 जाएगा 4, जीरो बढ़ाएंगे 40, 21 से कम 21, ठीक है ना, 21 से कम 21। अब क्या करेंगे 40 में से 21 जाएगा 19, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, 190 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा आपका 9 बार, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 यानी 189 होगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक ही पर्याप्त है, क्योंकि आंसर दशमलव के 2 स्थान तक ही दिया हुआ है और यह क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13 है। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है √3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी का मान रखना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सभी के मान को रख देते हैं और उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश यानी 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, तो कॉस 30 का मान होता है रूट में 3/2, यहाँ पे लिख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2 और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल सेम नंबर है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यह तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 में 2 का गुणा होगा तो 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 2 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 आया हुआ है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट, अनंत जिसे कहते हैं, सेकंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन 1। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 67 अंश, तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है जो कि अभी आपके सिलेबस से कट गया है, लेकिन प्रश्न दे रहा है तो उसको करना जरूरी है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको हम लिख सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर 90 90 में से देखिए जब 23 माइनस करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 आएगा। माइनस करके देख सकते हैं आप, देखिए 90 में से 23 माइनस होगा तो 67 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 आएगा तो 67 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, यह थीटा हो जाता है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, थीटा का मान है 23 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। यह दोनों अब समान हो गए, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा और इसका आंसर आ गया 0। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे तो आपको यही काम करना और प्रत्येक अवस्था में यह इस टाइप का प्रश्न आपका 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3 निम्नलिखित का मान होगा। साइन A cos B प्लस cos A साइन B। फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मान ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1/√2, थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन √2, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3। आपको इसका ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार tan बताता है, तो लंब यहाँ पे 1 है और आधार आपका क्या है √3। तो इस चित्र में यह लंब और यह आधार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे साइन A, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं साइन A, ठीक है, इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है, साइन B। अब यहाँ पे इन सभी का इस समकोण त्रिभुज से मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन मान ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे AB स्क्वायर, कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, छोटा वाला रूट हट जाएगा, ठीक है।
1 और 3 4, रूट में हो जाएगा 4, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है तो यह हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहां से देखिए सभी का मान ज्ञात कर लेंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, सभी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए साइन ए क्या होगा, यहां से देखिए साइन ए आपका होता है, देखिए पहला मान आपका बताता है साइन को लंब बटे कर्ड, तो लंब है 1 और कर्ड है 2, तो यह हो जाएगा आपका साइन ए का मान 1/2। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए कॉस बी, तो यहाँ पे कॉस बी का मान निकालेंगे। कॉस बी क्या हो जाएगा, देखिए जब बी एंगल चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो आधार होगा वह यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, आधार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है आधार बटे कर्ड, तो आधार यह हो जाएगा और कर्ड क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका भी मान आधार 1 और कर्ड 2 यानी 1/2। ठीक है ना, जब एंगल चेंज होता है, यहाँ पे कोण बी के लिए कह रहा है, तो जब यहाँ से इस कोण के लिए देखेंगे तो यह उसका आधार हो जाएगा और कर्ड प्रत्येक अवस्था में फिक्स रहता है। ठीक है, अब यहाँ से कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए जब ए के लिए देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो उसके लिए आधार यह है और कर्ण यह है, यानी रूट में 3/2। और साइन बी, अब इसके लिए भी आप देखेंगे तो बी के लिए जो आधार होगा वह यह हो जाएगा। ठीक है ना, आधार क्या होगा, यह होगा और कर्ण यह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यह आपका आधार हमने बताया, इसके लिए भी आधार यह, लंब आपका यह हो जाएगा और कर्ण यह, तो लंब बटे कर्ण, लंब रूट में 3 और कर्ण आपका है 2, तो रूट में 3/2। ठीक है, अब सभी मान यहाँ पे रख देना है। देखिए साइन ए, ठीक, साइन ए का मान है 1/2 गुड़े, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुड़ा का चिन्ह होता है। कॉस बी का मान भी है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है रूट में 3/2 गुड़े, और साइन बी का भी मान है रूट में 3/2। इसी को हल कर लेना है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/4, 2 और 2 का गुणा होगा तो 4, 1 और 1 का गुणा 1 ही रहेगा, प्लस रूट 3 का गुणा तो रूट हट जाएगा, और 2 और 2 का गुणा तो 4 हो जाएगा। हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, यानी 3 और 1 4, 4/4, हर कोई एक बार लिखते हैं और अंश जुड़ जाता है। 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन से ऑप्शन में 1 आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 1 आया हुआ है, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपको यह सारणी दी गई है, फर्स्ट ऑप्शन है 24.2, सेकेंड ऑप्शन है 24.6, थर्ड ऑप्शन है 25 और फोर्थ ऑप्शन है 25.5। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए सारणी हमने बना रखा है पहले से। यहाँ पे देखिए इस सारणी की सहायता से मध्यमान या मध्य पद निकालते हैं। मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 होता है, 30 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, 30 और 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25। ठीक है, 40 30 70 2 से भाग देंगे तो 35, 50 और 40 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45। यहाँ से आपको fx का मान ज्ञात करना है, f गुणे x का मान, तो इन दोनों का क्या करेंगे, देखिए यह बारंबारता f है और मध्यमान या मध्य पद x है, तो दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करते हैं 5 तिहाई 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 छक्का 90, अब 25 वाठे आपका होगा 200। ठीक है, 35 में 5 का करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15 2 17, 45 में 3 का तो 3 पचे 15 और 3 चौके 12 और 1 13। यहाँ से आपको निकालना है सिग्मा fx का मान, सिग्मा fx। सिग्मा लगाने का मतलब यह है कि इन सभी का जोड़, तो देखिए 5 5 10 5 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 हासिल हो गया, 9 1 10, 1 हासिल 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 1 2 हासिल, 2 और 2 4 2 6, 615 हो गया। यहाँ से हमें सिग्मा f का मान ज्ञात करना है, तो इन सभी को जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 3 20 5 25, यानी सिग्मा f का मान आया 25। आपसे प्रश्न में बोला हुआ है माध्य निकालने के लिए। माध्य का देखिए सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है जिसे x बार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और सूत्र होता है आपका सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। अब यहाँ से हम लोग सिग्मा fx का मान रख लेंगे और इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा fx का मान क्या है 615, तो 615 बटे में 25। ठीक है ना, बटे में 25। अब यहाँ से भाग दे देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब इसको कट करते हैं तो 5 पचे 25, यहाँ पे भाग देते हैं तो 5 1 कम 5, 6 में से 5 गया 1, 11 5 दूनी 10, 1 15 और 5 तिहाई 15। 123 में जब 5 से भाग देंगे यानी 123
बटे में 5, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। 12 में से 10 गया 2, 23 हो जाएगा। 5 चौक के 20, दशमलव लगाए 3 30, 5 छके 30, यानी 24.6। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी x बार जिसे माध्य कहते हैं 24.6, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 24.6 आया हुआ है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2:7, सेकंड ऑप्शन है 14:11, थर्ड ऑप्शन है 7:22 और फोर्थ ऑप्शन है 11:14। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न बोला हुआ है एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोला हुआ है एक वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप का मतलब कि उसकी परिधि को ही परिमाप कहते हैं, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। चलिए दोनों परिमाप को बराबर करते हैं। अब यहाँ पे वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, परिमाप का मतलब परिधि, ठीक है। और वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, भुजा को हम मान लेते हैं a, ठीक है। अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2πr बटे में 4 बराबर a, 2 दूनी हो जाएगा 4, यह हो जाएगा आपका πr बटे में 2 बराबर a। फिर क्या कह रहा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। चलिए अब क्षेत्रफल का अनुपात देख लेते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr², ठीक है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का मान a, भुजा को हम मान लेते हैं a, तो a का स्क्वायर। अब यही a का मान πr बटे में 2 यहाँ पे रख देना है। तो देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा πr² बटे में a², तो a का मान πr बटे में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब हल करेंगे इसको तो यह हो जाएगा आपका πr² बटे में, यह जो स्क्वायर होगा दोनों का होगा और इस हर का भी होगा, तो यह हो जाएगा π²r², ठीक है। और यह 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बटे में 4। यहाँ पे देखिए r² से r² तो कट गया, पाई का यहाँ से एक घात कट गया, ठीक है। और यह 4 अब कहाँ जाएगा, देखिए 4 यहाँ पे अब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4 और बटे में अब पाई का मान रख देंगे 22/7। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 7 भी अब ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 × 7 और बटे में 22, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 दूनी 14, यानी 14 बटे में 11, यानी 14:11। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे देखिए 14:11 ऑप्शन नंबर बी में आपका आया हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, यहाँ पे समझिएगा प्रश्न को। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 80/7 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हम पेपर ले लेते हैं और उसकी सहायता से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यह एक पेपर है यह, ठीक है। अब देखिए जब इसको समझ जाएंगे तो प्रश्न का आंसर आप वैसे ही कर देंगे। यह एक पेपर है जो कि एक आयत के आकार का है। अब प्रश्न में यह जो दिया हुआ है यह उसकी लंबाई है और यह चौड़ाई है। ध्यान से समझिएगा, यह उसकी क्या है, लंबाई, लंबाई 40 दिया हुआ है, ठीक है, और चौड़ाई दिया हुआ है 20, ठीक, यह चौड़ाई है उसकी, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि इसी को जब मोड़ा जा रहा है तो एक बेलन तैयार हो रहा है, यानी जब इसको हम मोड़ रहे हैं, देखिए ऐसे मोड़ेंगे इसको, इस पेपर को जब मोड़ेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब इसी को मोड़कर हम बेलन तैयार कर रहे हैं ऐसे, तो मोड़े जब हम, तो आप देख सकते हैं कि यह जो लंबाई थी यह इस बेलन की ऊंचाई हो गई और ऐसे इसको मोड़ दिए हम, और जो चौड़ाई थी जो यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए अब इसको मोड़ दिए तो यह जो है उसकी वृत्त की परिधि हो गई। यह क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई यह चीज। देखिए अब इसको ओपन करेंगे तो चौड़ाई ही इधर दिखेगी, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, चौड़ाई, और जब इस ऐसे मोड़े तो यह क्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई, यानी बेलन जो है क्या एक सर्कल के आकार का एक हिस्सा हो जाएगा ना, तो यह जो है उस वृत्त की परिधि हो जाएगी। और परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr, 2πr, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 22 लिखा हुआ था प्रश्न में, माफी चाहेंगे हम 20 लिख दिए हैं, यह 22 है, ठीक है। तो यह जो चौड़ाई होगी उसकी वह उसके परिधि के बराबर हो जाएगी बेलन के, ठीक है ना, यानी जो सर्कल है सर्कल के परिधि के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वृत्त का जो ऊपर वाला एक पोर्शन जो है क्या होता है, सर्कल के आकार का होता है, तो उस सर्कल का परिधि हो जाएगा सरकमफ्रेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह बराबर हो जाएगा 22 के। यहाँ से मान रख देना है 2 × 22/7 × r बराबर 22, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे,
देखिए 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 तिरछा गुणा कर लेंगे, r बराबर 7 और 1 का गुणा होगा तो 7, और 2 को इधर भेजेंगे तो 2 चला जाएगा बटे में, यहाँ से भाग दे देंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी r का मान ही हमें निकालना था उस बेलन का, तो यह हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो 3.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, यहाँ पे निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पे आपको सारणी दी गई है और माध्यक वर्ग बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इसका माध्यक वर्ग बताना है। ये इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आकृति देखिए, जो आंकड़ा दिया गया है उसको हमने बना लिया है। अब संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बारंबारता का जो पहला मान है यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जस्ट जो अगला मान है उसमें जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे, यानी 5 और 7 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। फिर देखिए उसके नीचे वाला जोड़ेंगे 16 और 12, तो 6 और 2 8, और 1 और 2 1 2 28। जस्ट उसके नीचे वाला 28 और 12 हो जाएगा आपका 40, और 40 और 2 42। यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है ना, एफ को जोड़ लेना है, और वह होता है आपका यन का मान। क्या होता है यन का मान, 7 5 12, 12 और 16 28, 28 और 12 40 और 2 42। ठीक है, जो यन का मान हुआ और बारंबारता, यन का मान यानी बारंबारता को जोड़ने पर जो आया, और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान होता है वह दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं आया तो समझिएगा कि गलत है। यहाँ से आपको निकालना होगा माध्यक के लिए पहले n/2 का मान, क्योंकि n/2 आएगा तभी आप माध्यक निकाल पाएंगे। यहाँ से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 21, यानी n/2 का मान आया 21। अब n/2 का मान जब 21 आ गया तो आपको जो संचयी बारंबारता का मान दिया हुआ है उसमें देखना है या तो 21 हो या इससे जस्ट बड़ा मान जो भी आया हो उस लाइन में जाना है। तो इससे जस्ट बड़ा आप देख सकते हैं कि 28 है। इस लाइन का जो वर्ग अंतराल होगा उसे हम लोग माध्यिका या माध्यक वर्ग कहते हैं, यानी यह आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। ठीक है, और एक बात आपको बता देते हैं, यह आपका होता है बारंबारता, और जस्ट इससे ऊपर जो होता है वो होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, ठीक है, आपसे केवल माध्यक वर्ग प्रश्न में पूछा हुआ है, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। अब यहाँ पे ऑप्शन में चलते हैं, 20 से 30 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 और बहुविकल्पी का यह अंतिम प्रश्न। यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 25, सेकंड ऑप्शन है 27, थर्ड ऑप्शन है 29 और फोर्थ ऑप्शन है 30। देखिए बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, बंटन का मतलब आंकड़ा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है और मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सूत्र होता है, सबसे पहले आपको सूत्र बता दें। सूत्र होता है बहुलक बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे बहुलक बराबर सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक या माध्यिका बात एक ही होता है, माइनस 2 गुणे माध्य। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है स्पेशली बहुविकल्पी के लिए, और यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है, मतलब इस प्रकार का, इस फार्मूले पर आधारित, क्योंकि हर साल एक प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 गुणे माध्यक, माध्यक का मान है यहाँ पे 26। ठीक है, तो यहाँ से मान रख देंगे 3 गुणे 26 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मान है 24.5। हल कर लेंगे, 3 छाक 18 के 8, 1 हासिल 3 दूनी 6 और 1 7 78 माइनस 24.5 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 और 1 49 हो जाएगा। ठीक है ना, 49.0 होगा, तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब 78 में से हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, 49 को, तो 18 में से 9 गया 9, और यह हो जाएगा आपका 6, 6 में से 4 गया 2, यानी 29। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में 29 आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका 29 आया हुआ है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यहाँ पे आपका पूरा बहुविकल्पी प्रश्न आपका खत्म हुआ। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ गए होंगे, प्रत्येक प्रश्न को हमने कॉन्सेप्ट सहित समझाया। अब इन प्रश्नों से पढ़ने से फायदा यह है कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न में, यानी जो यह 2 मार्क्स का प्रश्न देख रहे हैं ना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो अगर उन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो बहुविकल्पी के साथ साथ आपके अति लघुत्तरी प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। ठीक है ना, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है,
ठीक है, अधिक नहीं, कम से कम 5 दोस्तों तक आप शेयर करें। अगर प्रत्येक बच्चा 5-5 दोस्त तक शेयर करेगा तो वीडियो क्या होगा, बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करना है। आपसे मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका सब्सक्राइब किया हुआ आपका व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि मैं आपको 2023, 2024 के सभी मॉडल पेपर को हम कंप्लीट कर चुके, 2023 के भी मॉडल पेपर को कंप्लीट करके आगे और भी मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे, और सभी को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 90+ मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। और इस चैनल पर मैथ का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है, पूरा। ठीक है ना, पूरा सिलेबस हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप किसी भी चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।